बच्चों में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस और डिहाइड्रेशन को कैसे असेस करते हैं और किस तरह मैनेज करते हैं। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस हम तब लेबल करते हैं जब गैस्ट्रोएंटेरिटिस के सिम्टम्स का ड्यूरेशन 2 वीक से कम हो। ये सिम्टम्स क्या होती हैं? लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग और एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं, यानी फीवर हो सकता है, पेन एब्डोमेन, लिथार्जी एंड सो ऑन। अच्छा, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस को मैनेज करने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने असेस करना है कि इसके साथ डिहाइड्रेशन है, अगर है तो किस सेवेरिटी की है, ताकि उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज किया जा सके। बिफोर वी जंप इनटू डैट यू मस्ट नो कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की मोर देन 80% केसेस जो हैं वो वायरल होते हैं, और बाकी जो 20% केसेस हैं वो अदर्स उसमें सारे आ जाते हैं, बैक्टीरियल भी और पैरासिटिक भी। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि लाइक ऑल अदर वायरल इलनेसेस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो कि मोर देन 80% केसेस में वायरल होता है, आल्सो रन्स अ माइल्डर कोर्स विच रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन इन 5 to 7 days। तो ज़्यादातर सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बट एट द सेम टाइम इन द असेसमेंट वी मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट, अगर कोई हमें लग सकता है कि ये बैक्टीरियल या पैरासिटिक काज हो सकती है। किस तरह में पता चलेगा कि वायरल है या बैक्टीरियल है गैस्ट्रोएंटेरिटिस? यूजुअली जो वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस है उसमें बच्चे सिक लुकिंग नहीं होते, एक्टिव प्लेफुल होते हैं, और बच्चों को माइल्ड टू लो ग्रेड फीवर हो सकता है। अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, बच्चा टॉक्सिक लुकिंग है, या बच्चा किसी भी तरह से आपको अनवेल लग रहा है, अगर बच्चे की स्टूल के अंदर ब्लड या म्यूकस है, तो इट कैन बी बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेरिटिस। जब भी आपने एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस वाले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है तो आपने अपने क्वेश्चंस को इस तरह से टेपर करना है ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है या नहीं। बाकी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लेट्स से कि लूज स्टूल्स हैं तो कितने दिनों से लूज स्टूल्स हैं, कितने वाटरी हैं, दिन में कितने एपिसोड्स हैं, इसी तरह कितने दिनों से वॉमिटिंग है, दिन में कितने एपिसोड्स हैं। और अदर क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट कि स्टूल के साथ ब्लड तो नहीं है, म्यूकस तो नहीं है, बच्चे को स्वेयर पेन एब्डोमेन तो नहीं है, एंड सो ऑन। जब भी आपने एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस वाले बच्चे को क्लिनिकली एग्जामिन करना है तो एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट बी एबल टू पिक द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन को पिक करना है, और उस बेस पे हमने एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस को आगे कैटेगराइज करना है कि इट इज़ विद नो डिहाइड्रेशन, इट इज़ विद सम डिहाइड्रेशन, और इट इज़ विद सीवियर डिहाइड्रेशन। बच्चों में साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होते हैं? संकन आइज़ हो सकती हैं। एक बहुत अच्छा साइन ऑफ डिहाइड्रेशन बच्चों में डिप्रेस्ड एंटीरियर फॉन्टेनेले है, विच यू कैन अप्रिशिएट टिल 2 years ऑफ एज। उसके अलावा ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स। मेरा एक बहुत अच्छा जो कैच पॉइंट है वो ये होता है कि मैं बच्चे का मुंह खुलवा के उसकी ज़ुबान और ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन्स देखता हूँ। अगर बच्चे की ज़ुबान बिल्कुल खुश्क है, सलाइवा की प्रोडक्शन कम है, तो ये साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है। ये बहुत ईजिली आप पिक कर सकते हो। उसके अलावा स्लो गोइंग स्किन पिंच, रिड्यूस यूरिन आउटपुट एंड सो ऑन। ये कुछ साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है जो आपने एक्यूट गैस्ट्रो वाले बच्चे के अंदर अप्रिशिएट करनी है, और उसकी बेस पे यू मस्ट बी एबल टू कैटेगराइज हिम एज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस विद नो डिहाइड्रेशन, सम आर सीवियर डिहाइड्रेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू IMNCI क्लासिफिकेशन, और उसके मुताबिक हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस विद नो डिहाइड्रेशन को प्लान ए, सम को प्लान बी और स्वेयर को प्लान सी से मैनेज करते हैं। एज वी नो कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की मोर देन 80% केसेस जो हैं वो वायरल होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे पास एक्यूट गैस्ट्रो के साथ नो डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो बहुत एंक्शियस होते हैं। नो डिहाइड्रेशन बेसिकली हम तब लेबल करते हैं जब बच्चे को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की हिस्ट्री तो हो, लेकिन हमें कोई भी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन ना मिले। ऐसा कब होता है? जब बॉडी फ्लूइड का लेस देन 5% डिहाइड्रेट हुआ होता है, तो अभी हमें कोई भी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन बॉडी में अपीयर नहीं होता। इसमें बच्चा एक्टिव एंड वेल लुकिंग, प्लेफुल होगा, ओरली ले रहा होगा, और कोई भी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जब कोई बच्चा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस विद नो डिहाइड्रेशन के साथ आता है तो उसको किस तरह मैनेज करना है? आपने उसको ORS देना है, और बच्चों में आपने हमेशा याद रखना है कि आप लो osmolarity ORS देते हैं। आपने बच्चे के फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करना है। अगर बच्चा मदर फीड ले रहा है तो आपने फीड को इनकरेज करना है। उसके अलावा आपने हर तरह के डायरिया में याद रखना है कि आपने जिंक देना है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपने 2.5 ml OD, और अगर 6 महीने से बड़ा है तो 5 ml OD फॉर 14 डेज देना है। उसके अलावा आपने पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस वुड टेक 5 to 7 days टू सेटल। तो आपने पेरेंट्स को बताना है
कि ये जो मोशन है ये 5 से 7 दिन में ठीक होंगे, आपने परेशान नहीं होना, अपने बच्चे को निमकोल वाला पानी देते रहना है। ये काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये काउंसलिंग नहीं करेंगे तो पेरेंट्स वुड गो टू सम अदर डॉक्टर द नेक्स्ट डे कि अभी हम कल दवाई लेके आए और मोशन नहीं रुके। तो आपने ये साथ उनको ज़रूर बताना है कि मोशन जो है बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं, बच्चों में मोशन रोकने की कोई दवाइयाँ हम इस्तेमाल नहीं करवाते। रिमेंबर द एंटी मोटिलिटी एंड एंटी डायरियल ड्रग्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो सिर्फ आपने हाइड्रेशन को बच्चे की ठीक रखना है और द गैस्ट्रोएंटेरिटिस वुड पास ऑन इट्स ओन 5 to 7 डेज़। अच्छा, और अगर आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि आप बच्चे को नरम ग़िज़ाएँ दीजिए। नरम ग़िज़ाओं के अंदर साबूदाना दें, खिचड़ी दें, दलिया दें, दही दें। बेसिकली ये सारी वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, दे हेल्प इन डायरिया। अच्छा, इसके अलावा आप पेरेंट्स को डेंजर साइंस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर बच्चे को इन ख़तरनाक अलामतों में से कोई अलामत आए तो आप दोबारा हॉस्पिटल आ सकते हैं। बच्चे को मुसलसल उल्टी लग जाना, बच्चे के पेट में शदीद दर्द होना, बच्चे का बिल्कुल लटक जाना और ORS ना लेना, बच्चे के स्टूल के अंदर ब्लड या म्यूकस आना, इस तरह की कोई डेंजर साइंस हों तो आप हॉस्पिटल में दोबारा आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बच्चा आपका ORS पीता रहे, एक्टिव प्लेफुल रहे, तो आपने अस्पताल दोबारा बार बार नहीं आना, ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। IMNCI क्लासिफिकेशन के मुताबिक एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस विद नो डिहाइड्रेशन की यही मैनेजमेंट है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स के लिए हमेशा कुछ चीज़ें साथ और ऐड करता हूँ जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि आपने बच्चे की अगर वॉमिटिंग है तो उसको लाजमी सेटल करना है, क्योंकि अगर बच्चा ORS को वॉमिट कर देगा तो आपका प्लान ए फेल हो जाएगा, बच्चा आपका डिहाइड्रेट हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल आप जो बच्चों में सिरप आता है, ऑनसेट, ऑन्डनसिट्रान, ऑनसिरान, आप कोई भी एंटीमाइमेटिक बच्चे की वेट के मुताबिक कैलकुलेट करके वो ऐड करें और आप पेरेंट्स को बताएं कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन अराउंड 30 to 40 मिनट्स होता है कि आप पहले बच्चे को उल्टी वाला शरबत दीजिए, अगर बच्चे को उल्टी है कुछ वक्त इंतज़ार करके फिर आप उसको निमकोल का पानी देते रहें। बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगी कि बच्चे जो है वो निमकोल वाला पानी पीते नहीं हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हो, एक तो जो ORS है इट कम्स इन मल्टीपल फ्लेवर्स, तो यू कैन टेल द पेरेंट्स टू चेंज द फ्लेवर। अगर बच्चे निमकोल का पानी बल्क अमाउंट में यानी फीडर में नहीं पीते, गिलास में नहीं पीते, तो उनको सिप बाय सिप दिया जा सकता है। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्डिंग हैं तो आप कोई प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बाई IMNCI, लेकिन दे डू हेल्प। जैसे आप इंटेरोजर्मिना दे सकते हो या आप इनफ्लोर दे सकते हो। ओके, सो दिस मेक्स अ गुड आपकी प्रिस्क्रिप्शन अबाउट acute gastroenteritis with no dehydration. टॉप मोस्ट बीइंग द लो osmolarity ORS, जिंक। अपने फ्लूइड्स को इनकरेज करना है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, आपने वॉमिटिंग को सेटल करना है और आप कोई प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो। अच्छा, एक दो कंसिड्रेशन इसमें और कि अगर बच्चे की एज 3 मंथ से नीचे हो तो उसको हम लो osmolarity ORS नहीं देते। वैसे तो हम 4-5 मंथ्स पे भी इसको ज़्यादा कोई इनकरेज नहीं करते। अगर बच्चे को हमें लग रहा हो कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस वायरल है, बच्चा सिक लुकिंग नहीं है, तो हम सिर्फ जो मदर फीड है या बच्चे की जो फीड है उसी को इंक्रीज़ करते हैं, कहते हैं कि उसको ज़्यादा दें। 3 मंथ से नीचे आपने ये याद रखना है कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस ज़्यादातर केसेस में सेप्सिस के साथ होता है, बैक्टीरियल होता है। इससे नीचे बच्चा अगर एक्यूट गैस्ट्रो के सिम्टम्स के साथ सिक है तो इट वोंट बी अ वायरल एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस, इट वुड बी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस विद सेप्सिस, तो उसको एडमिट करना पड़ता है। अच्छा, अभी हम बात कर चुके हैं कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस के साथ अगर बॉडी फ्लूइड का लेस देन 5% डिहाइड्रेट हुआ हो तो कोई साइन ऑफ डिहाइड्रेशन अपीयर नहीं होती। इसको हम एक्यूट गैस्ट्रो विद नो डिहाइड्रेशन कहते हैं और इसको प्लान ए से मैनेज करते हैं। अच्छा, बच्चों में सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन कब आती है? और ये सिर्फ अभी मैं जो बातें बताने लगा हूँ ये सिर्फ आपकी एक्यूट गैस्ट्रो के लिए अप्लाई नहीं होंगी, ये बच्चों में किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हो, उसकी कोई भी और काज हो, आपने यही वाली स्कीम फॉलो करनी है और बच्चे को डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है। अगर बॉडी फ्लूइड का 5 से 10% डिहाइड्रेट हो चुका हो तो बच्चे क्लिनिकली हमारे पास जिस पिक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं वो सम डिहाइड्रेशन की होती है। इसी तरह अगर बॉडी फ्लूइड का 10% और मोर फ्लूइड डिहाइड्रेट हो चुका हो तो बच्चे क्लिनिकली हमारे पास जो पिक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं वो सीवियर डिहाइड्रेशन की होती है। डेफिनेटली हम एग्जैक्ट तो क्लिनिकली मेजर नहीं कर सकते कि बॉडी फ्लूइड का कितने % डिहाइड्रेट हो चुका है, लेकिन जो क्लिनिकल पिक्चर होती है उससे हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में है। जो सम डिहाइड्रेशन वाले बच्चे हैं उनके अंदर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जो भी हमने सारे डिस्कस किए थे, ये माइल्डर फॉर्म में होते हैं। इसी तरह सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर भी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं। अब इन दोनों के अंदर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है, इन दोनों को किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है? जो जनरल लुक है
सम डिहाइड्रेशन वाले बच्चे की वो इरिटेबल होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है और बच्चा अग्रेसिवली ड्रिंक करता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको बहुत हेल्प करेंगी डिफ्रेंशिएट करने में। बच्चा ऐसे पिएगा फीडर पानी कुछ भी जैसे सहरा का कोई पैसा होता है, एग्रेसिवली ड्रिंक करेगा। और ऑन द अदर हैंड स्वेट डिहाइड्रेशन वाला बच्चा जो है वो बिल्कुल लटक चुका होगा और अगर आप उसको फ्लूइड ऑफर करोगे तो वो लेने के पोजीशन में नहीं होगा। तो अगर बच्चा इस तरह की क्लिनिकल पिक्चर के साथ है तो इसका मतलब है कि बॉडी फ्लूइड का 5 to 10% डिहाइड्रेट हो चुका है। अब इसको मैनेज करने के लिए IMNCI हमें प्लान बी देती है और स्वेट डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए IMNCI हमें प्लान सी देती है। एक रूल आपने याद रखना है पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर, बॉडी फ्लूइड का जितने परसेंट डिहाइड्रेट हो चुका हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उतने ml पर kg अगर बच्चे को फ्लूइड दिया जाए तो बच्चे की वो डिहाइड्रेशन करेक्ट हो जाती है। लेट्स से अगर बच्चे को आपको लगता है कि 5% बॉडी फ्लूइड जो है वो डिहाइड्रेट हो चुका है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी वेरी श्योर, लेकिन आपको लगता है कि बच्चा जो है उसमें अभी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आने अपीयर होना शुरू हुए हैं, वो इस स्पेक्ट्रम के स्टार्ट में है, तो यू अज्यूम कि 5% उसकी डिहाइड्रेशन है, तो आप 5 × 10 50 ml पर kg अगर आप उसको फ्लूइड दोगे तो उसकी ये डिहाइड्रेशन करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि 6% डिहाइड्रेशन है तो 60 ml पर kg, इसी तरह आगे भी। जो भी बच्चे सम डिहाइड्रेशन की क्लिनिकल पिक्चर के साथ आते हैं, ये ज्यूम करते हुए कि उनकी बॉडी फ्लूइड का कहीं 5 से 10% तक डिहाइड्रेट हुआ होगा, IMNCI एक सेंट्रल इसकी वैल्यू ले लेती है 7.5% के 7.5% एज्यूम करते हैं कि उसका डिहाइड्रेट हो चुका होगा। उस हिसाब से 75 ml पर kg उसको फ्लूइड दिया जाता है, तो उसकी ये डिहाइड्रेशन करेक्ट हो जाती है, बच्चा प्लान ए पे शिफ्ट करके घर भेज दिया जाता है। अब ये 75 ml पर kg फ्लूइड कौन सा देना है? एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ओरल रिहाइड्रेशन इज़ ऑलवेज सुपीरियर टू IV रिहाइड्रेशन, और चूंकि बच्चा सम डिहाइड्रेशन वाला ओरल ले रहा होता है तो आपने 75 ml पर kg लो osmolarity ORS देना है उसको 4 आवर्स के अंदर, और फिर आपने बच्चे को प्लान ए पे शिफ्ट करके डिस्चार्ज कर देना है। अच्छा, इसमें एक दो और कंसिड्रेशंस हैं। एक बात तो ये कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग परसिस्टेंट है और बच्चा टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो आपने लाजमी उसकी वॉमिटिंग सेटल करनी है। वॉमिटिंग सेटल करने के लिए आप ओरल उसको ऑंडोसिट्रान दे के 30 to 40 मिनट्स वेट करा सकते हो, या फिर आप IV लाइन लगवा के उसकी एंटीमेटिक IV दे के और फिर उसको फ्लूइड भी दे सकते हो। ये वाला जो फ्लूइड है एट टाइम्स हम क्या करते हैं कि हम ER में पेशेंट को रिटेन करके IV दे के और फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अगर आपने बच्चे को प्लान बी से मैनेज करना है तो आप उसको 50 ml पर kg, 60 ml पर kg, 70, 80 अप टू 90 ml पर kg फ्लूइड ओवर 4 आवर्स IV दे के आप उसको प्लान ए पे शिफ्ट करके घर भेज सकते हैं। अगेन वी कैन नॉट बी सर्टेन कि बॉडी फ्लूइड का कितने परसेंट डिहाइड्रेट हो चुका है, लेकिन क्लिनिकली हम एक रफ आइडिया कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा अभी अभी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो रहा है, उसको साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन अपीयर होना शुरू हो रहे हैं, तो आप बस उसको 50 ml पर kg से दे दें। और ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि बच्चा जो है वो बहुत जल्द स्वेट डिहाइड्रेशन में एंटर हो जाएगा तो आप ज़्यादा फ्लूइड भी दे सकते हो। अच्छा, बच्चों के अंदर जो एंटीमेटिक देते हैं ना वो हम ऑंडोसिट्रान देते हैं। ऑंडोसिट्रान की डोज होती है 0.15 mg पर kg। बच्चों के अंदर ये एंटीमेटिक काफ़ी होती है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वॉमिटिंग सेटल कर देती है। उसके बाद आप उसको फ्लूइड दे दोगे। फ्लूइड आप कौन सा देना है आपने याद रखना है कि फ्लूइड ऑफ रिहाइड्रेशन रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन है, प्रेफरेबली रिंगर लैक्टेट, या अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन दे सकते हो। 75 ml पर kg दो उसको ओवर 4 आवर्स, बच्चे को प्लान ए पे शिफ्ट करो और उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगेन प्लान ए पे फिर आपने ये सारा कुछ करना है, डेंजर साइंस भी एक्सप्लेन करने हैं, इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी करनी है। लास्ट कैटेगरी इज स्वेट डिहाइड्रेशन। अगर किसी की बॉडी फ्लूइड का मोर देन 10% डिहाइड्रेट हो चुका हो तो क्लिनिकली वो हमारे पास स्वेट डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट करता है। अब मोर देन 10% का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखना है कि बच्चा शॉक में तो नहीं आया, हाइपोवोलेमिक शॉक में तो नहीं है। शॉक के साइंस आपने देखने हैं, वो क्या होते हैं? कोल्ड पेरिफेरीज, डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइम, पुअर पल्सेस, BP कम होता है। ये सारी कुछ वो साइंस हैं जो साइंस ऑफ शॉक हो सकते हैं। अगर आपको साइंस ऑफ शॉक मिल रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने बच्चे को शॉक से आउट करना है। आपने 10 ml पर kg का उसको 10 ml पर kg का बोलस देना है। अगर बच्चा शॉक से आउट हो जाए ठीक है, नहीं तो आप बोलस को रिपीट कर सकते हो। यूजली 1 या 2 बोलस से बच्चा शॉक से आउट हो जाता है। उसके बाद आपने उसका प्लान सी स्टार्ट करना है। एज वी हैव अज्यूम्ड
कि 10% बॉडी फ्लूइड डिहाइड्रेट हो चुका होगा, तो आपने टोटल उसको, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसके मुताबिक 100 ml पर केजी से आपने उसको रिहाइड्रेट करना है। अब ये 100 ml पर केजी फ्लूइड ज़्यादा है, तो आपने अब दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। एक तो बच्चा सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, उसको इमीडिएटली फ्लूइड की ज़रूरत है। दूसरा, आपने एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा रिहाइड्रेट नहीं करना कि उसको अग्रेसिव रिहाइड्रेशन से कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, तो आपने बैलेंस करना है। इसमें फिर हम क्या करते हैं कि इस फ्लूइड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम देते हैं 30 ml पर केजी और फिर हम देते हैं 70 ml पर केजी, और वो भी अगर बच्चा 1 साल से छोटा हो तो हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, टोटल हम 6 घंटे लेते हैं। बहुत एग्रेसिवली हम रिहाइड्रेट नहीं करते, पहले 30 ml पर केजी 1 घंटे में, फिर 70 ml पर केजी 5 घंटे में। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा हो तो हम टाइम को हाफ कर देते हैं, ये हम 30 मिनट्स के अंदर और ये हम 2.5 आवर्स के अंदर। ये आप सब लोगों को प्लान सी का पता होगा। जो भी बच्चा आपके पास प्लान सी के साथ ER में मैनेज हो, उस बच्चे को आपने हमेशा हमेशा एडमिट करना है। क्यों? क्योंकि उसको अगर इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी थी तो ही इज़ वेरी लाइकली टू डेवलप एन एक्यूट किडनी इंजरी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो आपने हमेशा RFTs और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं। और तीसरी बात यह है कि वो बच्चा जो है दोबारा भी डिहाइड्रेट हो सकता है, तो इसलिए आपने उसको एडमिट रखना है। जो बच्चे प्लान सी में आते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ कॉलरा है, जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉलरा जो है वो आउटब्रेक्स की फॉर्म में आता है, और बच्चे हमारे पास सीवियरली डिहाइड्रेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम शॉक के अंदर प्रेजेंट करते हैं। कॉलरा में क्लासिकली बात ये होती है कि उसका स्टूल बिल्कुल वाटरी होता है, उसके अंदर स्टूल कंटेंट्स नहीं होते। तो कॉलरा को आइडेंटिफाई करना और उसको एडमिट करना, एट टाइम्स वी हैव टू एडमिट इन ICU और मल्टीपल टाइम्स प्लान सी स्टार्ट करना पड़ता है। अगर कॉलरा वाले बच्चे को आप टाइमली ट्रीट ना करें तो ही कैन इवन एक्सपायर। तो ये एक्यूट गैस्ट्रो और जनरल जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर डिहाइड्रेशन है उसका एक प्लान है।